नमस्कार, मैं श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम, केंद्रीय विद्यालय एमईजी एवं केंद्र बेंगलुरु संभाग में कार्यरत हूँ। नमस्कार, आज हम उमाशंकर जोशी द्वारा कृत कविता बगुलों के पंख का अध्ययन करने जा रहे हैं। Cities aren't always so popular with birds. Venice was once an area of marshland where migrating cranes could rest and feed. Now they have to keep on flying. A mother can help her tired offspring. Air rising from her wingtips gives a boost to those following in her wake. As they follow, young birds also learn the route. Next year, they will have to make the journey on their own. उड़ते बगुलों का सुंदर दृश्य देखने के लिए वीडियो क्लिक करें। संध्या के समय उड़ते बगुलों का नैनाभिराम दृश्य। विश्व मानवी उमाशंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 ईस्वी बम्मा गांव गुजरात में हुआ। उन्होंने गुजराती और संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे गुजरात कॉलेज के प्रोफेसर, गुजरात साहित्य परिषद के अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। महामानवी उमाशंकर जोशी प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार थे। उनके कविता संग्रह हैं विश्व शांति, निशीथ, गंगोत्री, कहानी संग्रह है विसामो, उपन्यास श्रावणी मेनो, विसामो, एकांकी, अभिज्ञा, जिसके कारण उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। उनकी कविता संग्रह निशीथ के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम बगुलों के पंख कविता का वाचन करेंगे। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। गजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सफेद श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पांति बंधे बगुलों की पांखें, नभ में पांति बंधे बगुलों की पांखें। उपरोक्त पद्यांश में कुछ कठिन शब्द पांति बंधे, पंक्ति में बंधे हुए, गजरारे, काले काले, सांझ, संध्या,
सतेज तेजस्वी काया शरीर, आंखें चुराना, एक टक मुग्ध कर लेना। बगुलों के पंख, कविता का उद्देश्य। इसका लक्षित अधिगम परिणाम, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक रमणीयता के प्रति उत्सुकता जागृत करते हुए कविता के भाव को स्पष्ट करना, सत्यम शिवम सुंदरम उक्ति की सार्थकता को साकार करना, विश्व मानवीय चेतना भाव को उद्धृत करना, तेन तत्केन भुंजिता अर्थात त्याग में ही भोग है के सुअर्थ को समझाना और भाषा सौंदर्य के चमत्कार को स्पष्ट करना। कविता बगुलों के पंख का भावार्थ कथन। कविता बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी द्वारा रचित काव्य संग्रह निशित से संग्रहित है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक युक्ति का सहारा लिया है और सौंदर्य के चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का भी सुंदर चित्रण किया है। कवि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सुंदर बगुलों के पंखों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती संध्या की उज्जवल सफेद काया के समान प्रतीत होते हैं। काया का अर्थ है शरीर। कवि का मन इस अत्यंत सुंदर तथा नयनाभिराम दृश्य को देखकर इसी में डूब जाता है। इस माया से अपने को बचाने की गुहार करता है, लेकिन वह दृश्य इतना सुंदर है कि जो उनकी आत्मा तक को अपने अंदर समेट लेता है। कवि उससे चाह कर भी बच नहीं पाता। बगुलों के पंख कविता का भाव सौंदर्य। आकाश में काले बादलों की छटा छाई हुई है। इन बादलों के बीच उड़ती बगुलों की पंक्तियां बहुत मनोहारी लगती हैं। ऐसा लगता है मानो सांझ शाम की श्वेत काया सफेद शरीर सजीव होकर तैर रही हो। सांझ सजीव हो उठी है। कवि गगन विहारी आकाश में विहार करने वाले इन सफेद बगुलों की पंक्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध है, बहुत ही आकर्षित है। यह दृश्य बड़ा मनमोहक लगता है। बगुलों के पंख कविता का काव्य सौंदर्य। सरल सरस एवं प्रभामयी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम तद्भव एवं विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार, रोक रखो र की आवृत्ति हुई है। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हौले हौले, जहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, तैरती सांझ की सतेज काया, जहाँ मानवीय क्रियाओं को प्रकृति पर या जड़ वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अंग्रेजी में आप पर्सोनिफिकेशन पढ़ते हो तो मानवीकरण अलंकार पर्सोनिफिकेशन है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिंब योजना, यहाँ पर दृश्य बिंब ने कविता के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। नभ में पांति बंधे बगुलों की पांखें, तैरती सांझ की सतेज काया, कजरारे बादलों की छाया,
छाई, नभ, छाया आदि। बच्चों, जहाँ तक इस कविता का सवाल है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, हॉट्स क्वेश्चन कहिए इस कविता का, कि कविता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। दूसरा प्रश्न इसमें यह पूछा जा सकता है, कवि किससे बचने की गुहार लगाता है और क्यों। बगुलों के पंख के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, मार्किंग स्कीम के ये 3 पॉइंट है जिसे आपको लिखना है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफेद बगुलों का चित्र उकेरा है। संध्या, शाम के समय काले बादलों से घिरे आकाश में सफेद बगुलों के शरीर तैरते हुए प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि इस माया से स्वयं को बचाने की गुहार लगाता है। तो 2 into 3 6 मार्क्स के लिए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो यही 3 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है कविता के। यदि यह आपको आ जाए तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण समान भाव की कविताओं से तुलनात्मक अध्ययन के लिए यहाँ 2 कविताएं दी गई हैं। निराला की अट नहीं रही है और राम नरेश त्रिपाठी द्वारा कृत कविता पथिक। दोनों में ही बहुत सुंदरता से प्रकृति के चित्र उकेरे गए हैं और परियोजना के रूप में आपको दिया जा सकता है कि प्राकृतिक सौंदर्य की 2 कविताओं का संकलन कीजिए। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। गृह कार्य के रूप में MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अध्ययन स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2 अंक के लिए। तो आप जो है इन पर चिंतन जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपने ध्यान से इस कविता को पढ़ा होगा और आपकी जितनी भी शंकाएं थी उन सब का निवारण हो गया होगा। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ और इस पर भी यदि आपको कोई शंकाएं मन में उत्पन्न हो रही हैं तो आप मेरे ईमेल ID पर अपने प्रश्न भेज सकते हो। धन्यवाद।